पिछले वीडियोज़ में आपको बताया गया परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के अंतर्गत कि अगर कुछ अक्षर दिए गए हैं, अक्षर लेके बताया गया था जैसे ABCD, उसमें से 2 का 3 का एक साथ लेके कितने प्रकार से क्रमचय और संचय बनाए जा सकते हैं। अब इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम आपको एक मूल सिद्धांत बता रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम, जिसके आधार पे हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के अंतर्गत वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मूलभूत सिद्धांत क्या है? जैसे अगर आपके पास 2 कार्य है, एक कार्य है उसको हम यम प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई कार्य है, पहला कार्य है जिसे हम यम प्रकार से कर सकते हैं, यम टाइप से उसको कर सकते हैं। दूसरा कार्य है जिसको हम यन प्रकार से कर सकते हैं। तो पूछा ये जाता है कि बताइए दोनों कार्यों को अगर हम एक साथ करें तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। एक कार्य है जो हमें दिया गया है उसको हम यम प्रकार से कर सकते हैं, कोई दूसरा कार्य हमें मिल गया जिसको हम यन प्रकार से कर सकते हैं। अब ये पूछा जाए बताइए दोनों कार्य को एक साथ अगर करना हो तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो दोनों कार्य एक साथ, दोनों कार्य एक साथ यम गुणे यन प्रकार से हो सकते हैं। क्या कहा गया कि एक कार्य है जिसे हम यम प्रकार से करते हैं, दूसरा कार्य है जिसे हम यन प्रकार से करते हैं। तो अगर दोनों कार्यों को हम एक साथ करना चाहें तो उसको कितने प्रकार से करेंगे? यम गुणे यन प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 2 से अधिक कार्य हैं, जैसे तीसरा कार्य अगर हम ले लेते हैं जिसको हम P प्रकार से करते हैं, और कोई चौथा कार्य भी ले लेते हैं, चौथा कार्य जिसे हम Q प्रकार से करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इन चारों कामों को एक साथ करना हो हम कितने प्रकार से कर पाएंगे, तो अभीष्ट प्रकार, अगर 2 से अधिक कार्य है उनको एक साथ करना है तो अभीष्ट प्रकार हो जाएगा यम गुणे यन गुणे P गुणे Q। ये आपका हो जाएगा आंसर, यम गुणे यन गुणे P गुणे Q। अर्थात इन सब कामों को अगर एक साथ करना हो तो हम इतने प्रकार से कर सकते हैं, यम गुणे यन गुणे P गुणे Q। यही है हमारा फंडामेंटल सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत। इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके आधार पे आपको बताते हैं। देखिए उदाहरण आपके सामने है, लिखा है कितनी विधियों से 4 मनुष्य 3 कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। मनुष्य कितने हैं? 4, कुर्सियां कितनी हैं? 3। अब हमें ये बताना है कि ये तीनों कुर्सियों पर ये 4 मनुष्य कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। बैठने के कई प्रकार होते हैं। अब देखिए अगर हम इसको 3 कुर्सी बना लें, ये हमारी 3 कुर्सी हो गई, बॉक्स के रूप में हमने बना लिया। फर्स्ट कुर्सी, सेकंड कुर्सी, ये फर्स्ट कुर्सी हो गई, ये सेकंड कुर्सी हो गई, और ये हमारी थर्ड कुर्सी हो गई। 3 कुर्सियां हमने ले लिया। टोटल मनुष्य, कुल मनुष्य कितने हैं? कुल मनुष्य बराबर हैं 4। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 मनुष्यों में से 3 मनुष्य को इन कुर्सियों पर बैठाना तो एक मनुष्य तो खड़ा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुर्सी 3 ही है। तो हमें ये नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि कोई कौन खड़ा है कौन नहीं, उससे नहीं मतलब, केवल ये पूछ रहा कि कितने प्रकार से 3 कुर्सियों पर इन चारों मनुष्यों को बैठाया जा सकता है। तो बैठाएंगे हम 3 ही मनुष्य को। अब देखिए जो पहली कुर्सी है उस कुर्सी पर चारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ही तो बैठेगा। अब मान लीजिए पहली कुर्सी, यहाँ लिखते हैं पहली कुर्सी पर बैठने का प्रकार, पहली कुर्सी पर बैठने का प्रकार, ध्यान दीजिएगा। अगर पहली कुर्सी पर बैठना है, 4 मनुष्य हैं, तो कोई एक आके उस पर बैठ गया।
लेकिन अब ये नहीं क्लियर है कि इन चारों में से कौन बैठा है। अब प्रकार ही हमें बताना है। मान लीजिए चारों का नाम रख दिया जाए, ध्यान से देखिएगा। एक कुर्सी हो गया, दूसरी कुर्सी हो गई, तीसरी कुर्सी हो गई, और चारों मनुष्यों का नाम हमने रख दिया A, B, C और D। ठीक है। अब अगर इस कुर्सी पर हम A, B, C, D में से किसी को भी बैठा सकते हैं। एक बार हमने A को बैठा दिया तो ये आपके ऊपर निर्भर है कौन बैठ रहा है, ये निश्चित नहीं है, केवल हम एक संभावना बताते हैं। हो सकता है पहली कुर्सी पर A बैठा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि B बैठा हो पहली कुर्सी पर, ये भी हो सकता है कि C बैठा है, ये भी हो सकता है कि D बैठा, अर्थात चारों में से कोई एक इस पर जरूर बैठेगा। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि A इस पर बैठ गया तो बाकी कितने बचे? 3 बचे। तीनों में से कोई एक दूसरी पर बैठेगा। अब जो एक कुर्सी पर बैठ गया है वो दूसरी कुर्सी पर, तो दोनों कुर्सी पर एक साथ तो बैठ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये कंडीशन है कि अगर B इस पर बैठा है तो A इस पर बैठ सकता है, अगर A इस पर बैठा है तो B यहाँ बैठ सकता है, अगर C यहाँ बैठा है तो D यहाँ बैठ सकता है, अगर D यहाँ बैठा है तो C यहाँ बैठ सकता है। एक कुर्सी पर अगर एक बैठ गया है तो पहली कुर्सी पर तो चारों की संभावना है कि चारों में से कोई एक बैठ सकता है, लेकिन दूसरी कुर्सी पर 3 में से हमें चेक करना पड़ेगा। जो एक बैठ गया है उसने तो अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, बाकी 3 में से कोई एक दूसरी पर बैठेगा। और जब 3 में से कोई एक बैठ गया तो हमारे पास मान लेते हैं B बैठ गया, मान लिया हमने B बैठ गया, अब बचे कितने? 2 बचे हैं, C और D। तो अब इस तीसरी कुर्सी पर C भी बैठ सकता है या D भी बैठ सकता है, अर्थात तीसरी कुर्सी पर 2 लोग में से ही हमें चुनना है कि उन दोनों में से कौन बैठेगा। तो अब इधर देखेंगे आप, देखिए पहली कुर्सी पर बैठने का तरीका कितना हो गया? 4। क्यों 4? हमने बताया पता नहीं A बैठेगा पहली पर, पता नहीं B बैठेगा कि C बैठेगा, D बैठेगा, लेकिन उन्हीं चारों में से कोई बैठेगा। तो पहली कुर्सी पर बैठने का प्रकार हो गया 4। अब पहली कुर्सी का तो हमने बता दिया, अब सेकंड कुर्सी पर बैठने का प्रकार, दूसरी कुर्सी। अब इन चारों में से कोई एक पहली पर बैठ गया तो एक तो उसमें से निकल गया, 4 लोग थे, 4 में से एक निकल गया तो बचा कितना? 3। उन तीनों में से कोई एक यहाँ बैठेगा, अर्थात इसको हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। तीनों में से कोई एक बैठेगा तो इसको हम कितनी प्रकार से भरेंगे? 3 प्रकार से। अब तीसरी कुर्सी पर चलते हैं, तीसरी कुर्सी पर बैठने का प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा, पहली कुर्सी पर चारों में से कोई एक बैठ सकता है, अर्थात 4 प्रकार से हम बैठा सकते हैं पहली कुर्सी को। दूसरी कुर्सी को 3 प्रकार से भर सकते हैं। अब तीसरी कुर्सी को 2 लोग तो बैठ चुके हैं, 4 में से कोई 2 बैठ चुका है, 2 ही बचे हैं, उन दोनों में से कोई भी एक तीसरी पर बैठेगा, अर्थात तीसरी कुर्सी को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। अभी हमने फंडामेंटल सिद्धांत में, फंडामेंटल थ्योरम में बताया कि अगर एक काम को हम 4 प्रकार से कर रहे हैं, दूसरे काम को 3 प्रकार से कर रहे हैं, तीसरे काम को 2 प्रकार से कर रहे हैं, तो कुल कितने प्रकार होंगे? इनका आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर एक काम को m प्रकार से, दूसरे कार को n प्रकार से, तीसरे कार को p प्रकार से हम कर सकते हैं तो तीनों कार्य को एक साथ m गुणे n गुणे p प्रकार से कर सकते हैं। अतः ये तो बैठने का तरीका हो गया। अब हमारा आंसर, अतः अभीष्ट प्रकार, अभीष्ट प्रकार अर्थात जितने प्रकार से बैठ सकते हैं वो कितना हो गया? अतः अभीष्ट प्रकार बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 4 तिहाई 12 दूनी 24। तो ये 24 हमारा आंसर हो गया, अर्थात 3 कुर्सियों को 4 व्यक्तियों के माध्यम से हम 24 प्रकार से बैठा सकते हैं। ये सब आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करके चेक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मान लीजिए आंकड़ा ज़्यादा है, आप किसी 2-3 व्यक्ति को ले लीजिए और 2 कुर्सी पर बैठा दीजिए या तीनों पर बैठा के चेक करिए कि कैसे कैसे बैठा सकते हैं। तो उसके लिए तभी
प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कौन व्यक्ति को हम बैठाए हैं, कौन नहीं बैठ रहा। तो ये केवल एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करेगा कि एक व्यक्ति कैसे बैठा दिया, कोई भी किसी भी तरीके से। मान लीजिए आप ए को पहले कुर्सी पे बैठाए, जैसे हमने ABCD लिया था, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर बैठा रहा है तो उसने बी को पहले बैठा दिया, तो ये एक ही लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पे हम पूरी संभावनाओं को बताते हैं। तो इस प्रकार से 3 कुर्सियों पर 4 मनुष्यों को हम 24 प्रकार से बैठा सकते हैं। और अधिक क्लियर करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है, लिखा है 15 भारतीयों तथा 9 अंग्रेजों में से, कितने हैं? 15 भारतीय हैं, इंडियन हैं, तथा 9 अंग्रेज हैं, में से कितनी विधियों से एक भारतीय तथा एक अंग्रेज छांटे जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों में से हमें एक मॉनिटर चुनना होता है। तो आप इस सब एग्जाम्पल कर चुके हैं, सब प्रैक्टिकली कर चुके हैं। तो अब हम अगर हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से एक मॉनिटर चुनना है तो हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 100 प्रकार से किसी एक को चुनेंगे ना। पता चला एक टीचर आया, उसका अपने पसंद से किसी दूसरे बच्चे को चुन दिया, कोई दूसरा टीचर आता किसी दूसरे बच्चे को चुन सकता है, कोई तीसरा टीचर आता तीसरे बच्चे को चुन सकता है। इस प्रकार से अगर हम टोटल मतलब कितनी अधिक से अधिक संख्या में हम चुन सकते हैं तो कितना होगा? 100 से ज़्यादा और 100 से कम हम नहीं। हाँ, अगर कभी कभी कुछ उसमें शर्त रख दी जाती है कि ऐसे 100 में से हमें ऐसे बच्चे को चुनना है जो फर्स्ट डिवीज़न छमाही परीक्षा में पाए हैं या जो इंट्रेंस में फर्स्ट डिवीज़न पाए हैं। तो टोटल हैं तो 100, लेकिन हम चुनेंगे कितने में से? उन 100 में से जितने बच्चे इंट्रेंस में फर्स्ट डिवीज़न आए हैं उन्हीं में से चुनेंगे। मान लीजिए 100 में से 10 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, तो टोटल 100 में से अब हम 100 में से मॉनिटर का चुनाव नहीं करना, कितने में से करना? उन्हीं 10 में से चुनना है। लेकिन ये शर्त जब कहेगा तब। अगर कोई शर्त नहीं कहता, केवल ये कहता है कि 100 बच्चों का एक क्लास है, उन 100 बच्चों के क्लास में से एक मॉनिटर को हम कितनी प्रकार से चुन सकते हैं, तो हमारा चुनने का तरीका कितना होगा? 100 प्रकार। 100 में से किसी भी व्यक्ति को मॉनिटर चुना जा सकता है यदि कोई शर्त ना हो तो। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि 15 भारतीय में से हमें एक भारतीय को चुनना है, 9 अंग्रेज में से एक अंग्रेज को चुनना है, तो कितने तरीके होंगे? 15 भारतीयों के चुनने का तरीका 15, 9 अंग्रेजों में से एक अंग्रेज चुनने का तरीका 9, उसके बाद क्या करेंगे? टोटल तरीका निकालेंगे मूलभूत सिद्धांत से। तो चलिए लगाते हैं। 15 भारतीयों में से 15 भारतीयों में से 15 भारतीयों में से एक भारतीय, लिखा ना, एक भारतीय। 15 भारतीयों में से एक भारतीय के छांटने का तरीका, एक भारतीय के छांटने का तरीका कितने प्रकार से हम छांट सकते हैं? बराबर कितना होगा? 15 में से किसी एक को हम किसी एक भारतीय को ले सकते हैं। आखिर में 15 तो भारतीय ही है ना, 15 में से कोई एक लेंगे, सब भारतीय कहलाएंगे। तथा 9 अंग्रेजों में से, तथा 9 अंग्रेजों में से एक अंग्रेज, 9 अंग्रेजों में से एक अंग्रेज के छांटने का तरीका कितना होगा? 9 अंग्रेज हैं, 9 में से किसी एक अंग्रेज को छांटना है, केवल एक अंग्रेज को लेना है, तो कितने प्रकार से ले सकते हैं? 9 प्रकार से। अतः मूलभूत सिद्धांत पे चलते हैं। 2 काम हो गया, एक काम हो गया भारतीयों के छांटने का, दूसरा काम हो गया अंग्रेजों के छांटने का। तो एक काम को हम 15 प्रकार से कर रहे हैं, दूसरे काम को 9 प्रकार से कर रहे हैं, तो दोनों कामों को एक साथ कितने प्रकार से करेंगे? दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अतः एक भारतीय व एक अंग्रेज
छाँटने, एक अंग्रेज छाँटने का अभीष्ट, छाँटने का अभीष्ट तरीका, छाँटने का अभीष्ट तरीका बराबर 15 गुणे 9, और आप जानते हैं 15 9 कितना, 135। ये हमारा हो गया आंसर। अर्थात 15 भारतीयों और 9 अंग्रेजों में से एक भारतीय और एक अंग्रेज को कितनी प्रकार से छाट सकते हैं, 135 प्रकार से। तो आप देख रहे हैं आंकड़ा ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जब कोई चीज़ सीमित हो तो उसको हम दिखा सकते हैं कि कैसे कितना आ रहा। तो अगर हम छाटने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। अब लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 15 का नाम पता होना चाहिए। यहाँ 9 का नाम पता हो तो एक बार मान लीजिए 15 का ABCD 15 तक ले लिया, 9 का 1 2 3 ले लिया। तो अगर इसका A लेते हैं, इसका 1, इसका 2 लेते हैं, तब भी इसका 1 ले सकते हैं। इस प्रकार से जब हम टोटल तरीके को देखेंगे तो 135 तरीके से छाट सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसके सलूशन कम हैं, लेकिन सिद्धांत पे आधारित हैं। इसको आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा, और समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर से कंपटीशनों में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ेंगे। अब इस पे आधारित जहाँ भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो उसको आप लोग लगाइएगा, फिर अगले वीडियोज में इसके आगे बताया जाएगा।